वहीं दुनिया में भारत की मुक्त अर्थव्यवस्था यानी उदारीकरण की नीतियों का डंका बजा रही कांग्रेस उत्तर प्रदेश में साल दर साल सिमटती चली गई। सांसदों और विधायकों के लिहाज से भी कांग्रेस सिंगल डिजिट पर पहुंच गई है। कांग्रेस ने उदारीकरण की नीतियां लागू करने से पहले उसको तैयार ही नहीं किया था, इसलिए उससे इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। देश में 1999 में तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार उदारीकरण की नीतियां लाई थी। मुख्य प्रतिद्वंदी बीजेपी सिद्धांततः इसके खिलाफ कभी नहीं रही, लेकिन उसके बाद हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत 18.02 से घटकर 7.53 हो गया और बीजेपी का वोट प्रतिशत 32.82 से बढ़कर 42.63 हो गया। 1991 से 2014 के बीच बीजेपी के वोट प्रतिशत में इतनी वृद्धि हुई और कांग्रेस की घट गई। हालांकि 1999 से 2009 के बीच हुए 3 चुनावों में बीजेपी का प्रतिशत काफी गिरा, जो पिछले चुनाव में एकदम ऊपर आ गया। वहीं सपा के वोट प्रतिशत में भी 21 से 29% तक उतार चढ़ाव होता रहा। वरिष्ठ पत्रकार उत्कर्ष सिन्हा का कहना है कि समय की मांग थी कि वैश्वीकरण खुला बाजार की तरह हो और उसका फायदा कांग्रेस को मिला। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ही उस लाभ को लेने में अछूत नहीं रहे। उदारीकरण को लेके आए थे भारत में, उसके बाद नरसिम्हा राव ने 5 साल तक सरकार चलाई। फिर अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार आई उसने भी उदारीकरण को बढ़ाया, लेकिन कोई प्रपोर्शन में कमी थी। तो 2004 में कांग्रेस आई। 2004 से लेकर 2014 तक जो कांग्रेस ने 10 साल शासन किया है वो उसको फायदा मिल गया उदारीकरण का। जिस तरीके से उसने ओपन मार्केट किया, लोगों की आर्थिक फायदे हुए। मनरेगा जो आया वो कैश फ्लो लाना था मार्केट में, कंजम्पशन के लिए, लोगों को उपभोग करने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा मनरेगा के जरिए ले आई कांग्रेस। उसका लाभ उसको 2009 में मिला। 10 साल कांग्रेस ने जो कुछ भी कमाया, सरकार चलाई, वो उदारीकरण की ही सरकार थी। लेकिन मौजूदा समय में जो हालात हैं, मैं बनारस का रहने वाला हूँ। बनारस से कुछ किलोमीटर दूर एक खेवली गांव हुआ करता था। आज बरबस आपकी बात से मुझे याद आ गई। एक कवि हुआ करते थे सुदामा पांडे धूमिल, जिन्होंने संसद से सड़क तक की रचना, जो आज लोग नारा दिया करते थे, उनकी रचना थी संसद से सड़क तक। उसकी एक लाइन, 4 लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी से खेलता है, मैं पूछता हूं वो कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। यही कमोबेश हालात आज हिंदुस्तान के हैं। आर्थिक उदारीकरण वैश्विक बाजार की अपेक्षा थी और कोई भी राष्ट्र उससे अछूता नहीं रह सकता था। भारत ने भी आर्थिक उदारीकरण को स्वीकार किया और अलग अलग आज पूरा विश्व जब बाजार बन गया है तो ऐसे में आर्थिक उदारीकरण करना जरूरी भी था। जहां तक धर्म या जाति के मुद्दे हैं, निश्चित तौर पर ये भारत में चुनाव में प्रभावी होते हैं, लेकिन दीर्घकालिक राजनीति के लिए इन मुद्दों के आधार पर कोई भी राजनीतिक दल नहीं चल सकता है और राष्ट्रीय दलों ने हमेशा सामान्य तौर पर इन बातों से परहेज किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि कांग्रेस सरीखी राष्ट्रीय पार्टी लंबे समय तक तुष्टीकरण की राजनीति में चलती रही है। हाँ, अब उसने कुछ परिवर्तन, बदलाव जरूर किया है और अब हिंदू होने का, चुनावी हिंदू होने का उन्होंने प्रयास जरूर किया है।